यूनिवर्सिटी तो भेजी ना किसी ने ग्रुप में। तो उसके क्वेश्चन कौन से टाइप के? ओके, तो सबसे पहले अब ये समझते हैं कि सेकेंड लॉ की नीड क्या है। फर्स्ट लॉ में क्या बताता था? व्हाट वाज फर्स्ट लॉ? तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वो तो इक्वेशन हो गई। कंसेप्ट क्या था कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यस। तो फर्स्ट लॉ वाज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ओके, एंड हमें इस चैप्टर में करना क्या था? एनर्जी रिलेटेड सारे पैरामीटर्स निकालने थे, करेक्ट? यस सर। और वो तो हम फर्स्ट लॉ से निकाल ही रहे। हीट, वर्क, डेल्टा यू, डेल्टा एच, चाहे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो या केमिकल रिएक्शन हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये जलगांव के, जस्ट 1 मिनट।
Okay, chalo, now let's start. So we were discussing first of all the need of second law. Why do we need a second law in thermodynamics? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को एनर्जी रिलेटेड है ना, एनर्जी रिलेटेड करने थे सारे काम। Yes. Yes, sir. और वो तो हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉ से ही निकाल चुके हैं, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच निकालना। तो फिर सेकेंड लॉ की नीड क्या है उसको समझते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एक ब्लॉक रखा है, इसको हमने कुछ स्पीड दी जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल। ओके, Yes, sir. 10 जूल्स है और टेबल और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है। थोड़ी देर में ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। Yes, sir. उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. कहां गई वो काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट लॉ कह रहा है ना Energy is conserved. एनर्जी इज कंजर्व, तो कहां गई? वेयर हैज दैट एनर्जी गॉन? सर वो फ्रिक्शन को अपोज करने में। फ्रिक्शन को अपोज करने में फिर गई कहां वो तो समझाओ। सर एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Yes, sir. yes, sir. काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई आपकी 10 जूल, तो वो किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में गई होगी ना, तो किस फॉर्म में गई? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ? ब्लॉक की हाइट बढ़ रही है क्या? नो सर। हाँ, सर मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी किसी टाइप में। किस टाइप में वो एक्सप्लेन करो ना, सोचो। अरे तो बिल्कुल कॉमन डे एग्जाम्पल है, टेबल ब्लॉक एग्जाम्पल। वो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो। हाँ, हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो इट हैज गॉन टू हीट एनर्जी। Yes, sir. ओके, यस सर। तो कितनी हीट एनर्जी बनेगी इस केस में? 10 joules. By first law we can say clearly that energy heat produced will be 10 joules. clear. Yes. सर। इसमें फर्स्ट लॉ के अलावा हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी इस प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करने में? No, sir. नहीं। अब इसी का रिवर्स अगर मैं लूं, मान लो यही टेबल है और यही ब्लॉक है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब हमने इसको कुछ हीट देनी शुरू की और हमने इसको 10 जूल्स हीट दी। क्या ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा? No, sir. नो। यही से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा? Kinetic energy getting converted to heat energy. काइनेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू Heat energy. हीट।
तो यहाँ मतलब, और इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया, heat converting to kinetic. एनर्जी ऑलवेज इज कंजर्व, करेक्ट, Yes, sir. एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी गई, 10 जूल हीट एनर्जी बन गई, करेक्ट। Yes, sir. तो भाई यहाँ पे भी तो हम फर्स्ट लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना, हम हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम 10 जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं 10 जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाए, Yes, sir. बट हमें अपने नॉर्मल इंट्यूशन से मालूम है कि ये होगा नहीं, करेक्ट। Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Energy is always conserved. एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इट जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Other form. बट इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, बट हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू Kinetic. सर वो काइनेटिक, कौन से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट है? कहीं और जाएगी, लेकिन हम तो काइनेटिक में भेजना चाह रहे हैं ना, Yes, sir. हाँ सर। करेक्ट, Yes. उसमें नहीं जाएगी। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि फर्स्ट लॉ थोड़ा इनकम्प्लीट है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Energy is Always conserved, वन it फॉर्म can- टू अनदर, हाँ सर। बट किस फॉर्म से किस फॉर्म वो नहीं बताता है। हाँ सर। तो यहाँ पे अब सेकेंड लॉ की नीड होती है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एनर्जी किसी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एनर्जी के कुछ अलाउड कन्वर्जन्स है और कुछ कन्वर्जन्स अलाउड नहीं है। जैसे इस एग्जांपल से हमें क्या दिख रहा है, heat से Heat cannot be kinetic converted to kinetic. काइनेटिक टू हीट अलाउड है, बट हीट टू काइनेटिक एनर्जी अलाउड नहीं है. नहीं। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, और उसकी स्टडी के लिए चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सर वो लिखना रहेगा लास्ट में. हीट इंजन, उसमें कुछ लिखने का नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू Kinetic energy. ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो हीट इंजन क्या होता है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts heat to काइनेटिक एनर्जी। मतलब ब्लॉक चलना कब शुरू करेगा, Velocity. तो उसके बाद फिर वेलोसिटी। जब वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर ले ब्लॉक। हाँ सर। यस सर। कन्वर्ट्स हीट टू वर्क which converts heat to work in a cyclic process. Okay, यस सर। देखो इंजन का साइक्लिक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजन को हमें बार बार यूज करना है, करेक्ट। Yes, sir. तो हम चाहेंगे एक बार इंजन ने हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद वापस इंजन शुड बी रेडी टू कन्वर्ट हीट टू वर्क। Yes, sir. इंजन को एक ही बार थोड़े नहीं यूज करना, वी हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन। Yes, sir. अच्छा, इंजन की एफिशिएंसी कैसे देंगे,
एफिशिएंसी इंजन की हम दे सकते हैं, उसका आउटपुट बाय इनपुट। यस सर। आउटपुट क्या चाहिए हमें? सर काइनेटिक नहीं बेटा, वर्क। वर्क। तो आउटपुट चाहिए हमें वर्क, तो वर्क डन बाय इंजन, करेक्ट। यस सर। और इनपुट क्या है हमारा? हीट। हीट। हीट गिवन टू इंजन। तो हम जितनी हीट दे रहे हैं उसका वो हमें कितना वर्क दे रहा है, यही इंजन की एफिशिएंसी हो गई। क्लियर? यस सर। तो अब अगर आगे समझे, भाई इंजन साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू टोटल तो साइकिल का 0 होगा। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होगा ना। यस सर। हाँ सर। तो मीन्स क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल भी साइकिल का 0 होगा। यस सर। तो यहां से व्हाट आई कैन से डब्ल्यू टोटल कितना होगा? माइनस ऑफ क्यू टोटल। माइनस ऑफ क्यू टोटल। और ये जो वर्क हम लोग निकाल रहे हैं, ये वर्क डन बाय द सराउंडिंग है, करेक्ट। यस सर। तो हमें रखना है वर्क डन बाय द इंजन, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द इंजन, वर्क टोटल बाय द इंजन क्या होगा? इस वर्क टोटल का नेगेटिव, करेक्ट। Negative of W total, that will be equal to Q total, correct? हाँ सर। तो एफिशिएंसी क्या होगा इंजन की? टोटल वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू टोटल हीट अपॉन हीट गिवन टू द इंजन। क्या होगा? जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उन हीट्स को पॉजिटिव साइड के साथ लिखते हैं ना। Yes, sir. Heat given to the engine will be the only the positive heats। भाई टोटल हीट में तो पॉजिटिव हीट्स भी है, नेगेटिव हीट्स भी है, हाँ sir. करेक्ट। Yes, sir. तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इवेंचुअली क्या आ गई हमारे पास? 1 plus Q negative प्लस क्यू नेगेटिव बाय क्यू पॉजिटिव। तो ये किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती है, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी। ओके, नोट करो इतना। कर लिया नोट? नो सर। नेगेटिव का आपने रीजन क्या बताया? क्या? सर वो क्यू नेगेटिव का आपने रीजन क्या बताया? क्यू नेगेटिव का रीजन क्या, मतलब भाई टोटल हीट क्या होती है? कुछ स्टेप में तुम एक साइकिल में कुछ स्टेप में हीट दोगे यस सर। और कुछ स्टेप में सिस्टम तुम्हें हीट वापस देगा। हाँ सर। तो जब हम हीट देते हैं उसको हम पॉजिटिव हीट बोलते हैं ना, साइन कन्वेंशन। यस सर। तो टोटल हीट क्या होगी? पॉजिटिव हीट प्लस नेगेटिव हीट। यस सर। देखो इसका
मतलब ऐसे समझो, मान लो एक इंजन है, साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, इंजन ऑपरेट्स ऑन अ 4 स्टेप साइकिल, ठीक है, 4 स्टेप है साइकिल में। पहले स्टेप की हीट है मान लो 80 जूल्स, दूसरे स्टेप की हीट है -30 जूल्स, तीसरे स्टेप की हीट है 0, चौथे स्टेप की हीट है 10 जूल्स। तो अब टोटल हीट क्या है इसमें, बताओ? 50 जूल्स। टोटल हीट 60 joules. -90 joules. 90 जूल्स -30 -30 joules. करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो इस इंजन की एफिशिएंसी क्या हुई? So 1 plus q positive upon -30 upon 90. करेक्ट, Yes. ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमने इंजन को टोटल कितनी हीट दी? 60 जूल। नहीं, हमने इंजन को दी कितनी? 90 joules. 90। और हम क्या कह रहे थे इंजन से कि इसको वर्क में कन्वर्ट कर दो। इंजन ने क्या किया? 90 जूल्स में से 60 जूल्स को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट? यस सर। हाँ, और 30 जूल्स हमें वापस दे दी, किस फॉर्म में? हीट की। हीट के ही फॉर्म में वापस दे दी, ठीक है। उसने पूरे 90 जूल्स को वर्क में नहीं कन्वर्ट किया। हो गया ये नोट? नो सर। डन सर। वो एक इंपॉर्टेंट इंजन हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन वी कैन मेक। ईवी डायग्राम पे अगर देखें तो दिस इंजन इज लाइक दिस। चार स्टेप्स का इंजन है। चलो पहले पूरा नोट कर लो, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ओके।
चलो इतना नोट हो गया। यस सर। यस सर। तो 4 स्टेप की साइकिल है। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, तीसरा फिर आइसोथर्मल और चौथा एडियाबैटिक। करेक्ट? यस सर। और लेट से इस आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर AB वाले का है T1 और CD वाले का है T2। ओके? यस सर। अब AB एक्सपेंशन प्रोसेस है, Yes, sir. B का वॉल्यूम A से ज्यादा है, हाँ sir. तो VB बाई VA 1 से ग्रेटर होगा, Yes. तो ln VB बाई VA पॉजिटिव होगा, Yes. तो QAB डेफिनेटली पॉजिटिव है। हाँ sir. हाँ सर। और सिमिलरली CD कंप्रेशन है, VD बाई VC 1 से कम होगा, उसका लॉन नेगेटिव होगा, तो QCD नेगेटिव है। करेक्ट? Yes sir. अब यहां से अगर हम लोग कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालें तो क्या हो जाएगी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी? 1 प्लस Q नेगेटिव, Q नेगेटिव क्या है? NR T2 ln VD बाय VC अपॉन Q पॉजिटिव NR T1 ln VB बाय VA। करेक्ट? यस सर। Yes. ओके, NR कैंसिल हो जाएगा, हाँ sir. अब BC एडियाबैटिक प्रोसेस है। Yes sir. BC अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, B पे टेम्परेचर है T1, Yes sir. VB रेज टू गामा -1 और C पे टेम्परेचर है T2, ये होगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक की इक्वेशन। Yes sir. और DA भी एडियाबैटिक है, DA पे भी लिखूं तो A पे टेम्परेचर T1, D पे टेम्परेचर T2। करेक्ट? Yes sir. इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? VC by VD. ठीक है? Yes sir. रख दो यहाँ, VB बाई VA को VC बाई VD रख दो। ये दोनों लॉग तो एक दूसरे के नेगेटिव है, Yes sir. तो ये कैंसिल हो जाएंगे With minus. विद अ माइनस साइन। तो क्या मिल गई एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की? 1 minus T2 by T1. 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है। अगर हमें 100% एफिशिएंसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? Carnot engine को use. नहीं, 100% कार्नोट इंजन की तो एफिशिएंसी निकाली ना तुमने, Yes. तो क्या करना पड़ेगा इसको 100% करने के लिए? तो T1 को बढ़ाना पड़ेगा। जीवन को बढ़ाने से 100 हो जाएगा। 100% के लिए तुम्हें T2 को 0 लेना पड़ेगा। हाँ sir. करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. और 0 केल्विन तो अचीवेबल है नहीं। ओके? हाँ Yes. सर। तो यहां से कार्नोट ने स्टेटमेंट दिया सेकेंड लॉ का, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली टू वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस, या ऐसे कह सकते हो कि we cannot construct a 100% efficient heat engine। ठीक है?
Yes, sir. चलो नोट करो इतना। Sir, last slide. Done, sir. नोट कर लिया सर स्टेटमेंट बताओ ना एक बार। क्या? स्टेटमेंट। अभी लिखाएंगे वो स्टेटमेंट, अभी आई विल मेक यू राइट। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसमें T1 कौन सा टेम्परेचर था? प्रोसेस AB का। हाँ सर। और उस प्रोसेस में हीट पॉजिटिव थी, करेक्ट? यस हाँ, सर। मतलब T1 उस प्रोसेस का टेम्परेचर था जिसमें हम लोग इंजन को हीट दे रहे थे। यस सर। इंजन को हम लोग हीट किससे देंगे? भाई हमारे पास कोई सोर्स ऑफ हीट होना चाहिए ना जो इंजन को हीट दे, यस सर। करेक्ट? हाँ सर। तो T1 तो उस सोर्स ऑफ हीट का टेम्परेचर होगा, यस सर। ओके? यस सर। तो T1 की जगह और बेटर वे में हम इसको क्या लिखेंगे? टेम्परेचर ऑफ तो ऑफ हीट, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब T2 किस प्रोसेस का टेम्परेचर है? सर CD का। CD का, जिसकी हीट क्या थी? सर नेगेटिव। पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब इंजन हीट डिस्कार्ड कर रहा था, करेक्ट? यस यस सर। इंजन हीट किसको डिस्कार्ड करेगा? किसी ऐसी चीज को जो बहुत सारी हीट लेने को रेडी हो, करेक्ट? यस सर। जिसको हम लोग कहते हैं सिंक ऑफ हीट। तो T2 किसका टेम्परेचर है? सिंक का। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स। चलो अब ये नोट्स लिखो, मैं थोड़े नोट दे रहा हूं। यहां तक तो हो गया ना? यस सर। चलो लिखो आगे। हाँ सर। तो कार्नोट स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ। It is not possible to convert
heat completely to work in a cyclic process, or it is not possible to design 100% efficient engine. चलो इतना नोट करो जरा 2 मिनट, ओके।
ओके, तो कार्नोट स्टेटमेंट क्लियर है कि 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है। Yes, sir. और किसी भी इंजन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स। ओके, Yes, sir. चलो साइकिल के लिए लेट्स कैलकुलेट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी। ओके, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी क्या है, मतलब डी क्यू बाई टी का पूरी साइकिल पे इंटीग्रल। ऐसे लिख के जाइए, 4 स्टेप है, चारों के लिए इंटीग्रल करेंगे। ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। करेक्ट? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ए बी कैसा प्रोसेस है? Isothermal expansion. आइसोथर्मल है, तो टी तो कांस्टेंट है, Yes. Yes, sir. उसका टी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल डी क्यू क्या होगा? इंटीग्रल डी क्यू तो P बचेगा, minus Q. इंटीग्रल डी क्यू तो हो जाएगा क्यू, हाँ, sir. और क्यू कितना था प्रोसेस ए बी का? एनआर टी वन एल एन वी बी बाय वी ए। करेक्ट? Yes, sir. बीसी कैसा प्रोसेस है? Adiabatic expansion. तो डी क्यू DQ जीरो है। हाँ, sir. सी डी Isothermal compression. Compression. और डी ए फिर जीरो। तो क्या आ गया ये? करेक्ट? Yes. वीबी बाय वी ए क्या था? वीसी बाय वीडी। तो 0 हो गया. करेक्ट? Yes. Yes, sir. और किसी भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल अगर जीरो होता है तो उसका क्या मतलब है? तो पूरे साइकिल में वो कांस्टेंट. और कुछ बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होने पे। सर वर्क डन 0. साइक्लिक इंटीग्रल जिसका जीरो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। हाँ सर. तो यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया कि डी क्यू बाई टी इज स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन। एक नया स्टेट फंक्शन मिल गया हमें, और इस स्टेट फंक्शन का हम लोग नाम रखते हैं, इस स्टेट फंक्शन का नाम रखते हैं एंट्रोपी। ओके, तो चलो एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। सर और लास्ट स्लाइड लिखने के लिए. हो गया? यस. Yes, sir. ओके, तो अब हमने एक नया स्टेट फंक्शन ढूंढ लिया है, एंट्रोपी।
जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से। एंट्रोपी का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, एंट्रोपी एक सिस्टम की रैंडमनेस का मेजर है। ओके, तो चलो लिखो रिगार्डिंग एंट्रोपी। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहले तो मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, Yes. नाउ रैंडमनेस क्या होती है? देखो, एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट? यस सर। Yes. मॉलिक्यूल्स का कुछ अरेंजमेंट होगा सिस्टम में, हाँ सर। और मॉलिक्यूल्स का कुछ मोशन होगा, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। यस सर। तो इस अरेंजमेंट और इस मोशन में कितनी रैंडमनेस है, कितनी अनसर्टेनिटी है, उसका मेजर है एंट्रोपी। ओके, यस सर। मतलब देखो, जैसे मॉलिक्यूल्स ऐसे चल रहे हैं, ये कैसा मोशन है मॉलिक्यूल्स का? ये ऑर्डर्ड मोशन है, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, करेक्ट? यस यस सर। सर। हाँ सर। अगर ऐसे कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ये रैंडम। रैंडम मोशन। हो गया, करेक्ट? यस यस सर। सर। या ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड है, ये कैसा अरेंजमेंट है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। और ऐसे ऐसे कुछ, तो रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम। तो एंट्रोपी एक सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करता है। ओके, यस सर। अब ये बताओ, ज्यादा प्रेफरेबल चीज कौन सी है, रैंडमनेस या ऑर्डरनेस? रैंडम। सर ऑर्डर्ड। स्पॉन्टेनियसली क्या होता है? Random. रैंडमनेस। रैंडमनेस होता है ना, दिल्ली में स्पॉन्टेनियटी, करेक्ट? यस सर। तो यहां से हम लोग सेकेंड लॉ का एंट्रोपी वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ओनली दोज प्रोसेस अकर, या प्रोसेस मत लिखो, ओनली दोज इवेंट्स, वही चीजें होंगी, प्रोसेस या रिएक्शन अकर spontaneously in which randomness of universe increases. ओके, या इसी को अलग वे में कैसे कह सकते हैं? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always increasing. ठीक है,
तो फर्स्ट लॉ था एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और सेकेंड लॉ है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये लॉ इफेक्टिवली क्या कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, करेक्ट। यस सर। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो ये काम होगा, दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस थिंग, ओके। यस सर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। Yes. डेल्टा एस यूनिवर्स अगर नेगेटिव हो गया या पहले जीरो हो गया तो रिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत स्लो हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर नेगेटिव हो गया तो वो काम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। यस सर। Yes. नोट कर लिया। नो सर। डन सर। तो अब किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन की स्पॉन्टेनियटी डिसाइड करने के लिए कि भाई कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका एंट्रोपी चेंज, करेक्ट। यस सर। Yes. तो चलो कैसे करेंगे। एंट्रोपी हमें यही चेक करने में मदद करता है कि वो रिएक्शन हो सकती है कि नहीं। यस। Yes. तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंजेस हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे दिया था डीएस सिस्टम, dq रिवर्सिबल बाय t। और डीक्यू को फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, du minus dw. डीयू किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, यस सर। रिवर्सिबल प्रोसेस का डीडब्ल्यू माइनस पीडीवी। पीडीवी को आइडियल गैस इक्वेशन से लिख लेते हैं एनआर बाय वी, करेक्ट, ओके।
यस सर। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिला, डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, यस सर। नोट कर दो। हो गया नोट। यस सर। यस डन सर। तो ये तो हो गया डेल्टा एस सिस्टम। अब अगर डेल्टा एस सराउंडिंग की कैलकुलेशन की बात करें तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो या पहले चलो ऐसे देखते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए। भाई सिस्टम के लिए अगर हीट dq है तो सराउंडिंग के लिए हीट माइनस dq होगी, क्योंकि भाई अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो सराउंडिंग हीट ले रहा है, करेक्ट। यस तो अगर एक के लिए हीट dq होगी, दूसरे की माइनस डी। माइनस dq, करेक्ट। यस सर। ओके, नाउ तो ds सराउंडिंग क्या होगा, माइनस dq सिस्टम। बाय t सराउंडिंग। यस सर। यस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो तुम्हें याद होगा रिवर्सिबल के पॉइंट्स में हम लोगों ने लिखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। हाँ Yes, सर, पूरे प्रोसेस में सेम है। मतलब टी सराउंडिंग विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टी सिस्टम। यस So this I can write will almost be equal to dq by minus dq by t. That is nothing but minus ds system. Correct? हाँ यस तो इसको तो इंटीग्रेट करके डेल्टा एस सराउंडिंग क्या मिल जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। करेक्ट। सर, एंट्रोपी हम रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना अभी। नहीं बेटा, इरिवर्सिबल के लिए भी कर रहे हैं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, देखो इसका ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, ds सिस्टम इज dq रिवर्सिबल बाय t, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ रिवर्सिबल के लिए कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, यस अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है
तो तुम उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई भी रिवर्सिबल पाथ बना लो, समझे? और हाँ उस पाथ की हीट लो और उससे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो, बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, करेक्ट? यस सर। सर तो वैसे क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे? हाँ, अभी सब क्वेश्चंस करेंगे, सब करेंगे, यस। बस सारे फॉर्मूले तो डिराइव कर ले। हाँ सर। और इरिवर्सिबल में लेकिन टेम्परेचर सराउंडिंग का सिस्टम के बराबर नहीं होगा, हाँ सर। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस क्यू जो उस प्रोसेस में लग रहा है बाय टी सराउंडिंग, ठीक है? यस। तो इस तरह कैलकुलेट होंगे डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर? यस सर। चलो इसको नोट कर लो और इसके बाद बुकलेट ओपन करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं करूंगा तीनों। एडवांस लेवल में प्रॉब्लम 12 पहले, फिर 7, फिर 8, ये 3 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो। ओके, यस। चलो करो।
हो गया कंप्लीट? यस सर। 12th वाला आ गया? और सर रिवर्सिबल वाले आ गए, इरिवर्सिबल वाले नहीं। अच्छा चलो, 12th वाला कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। हाँ सर। डेल्टा एच सिस्टम निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। नो सर। तो अगर रिवर्सिबल आइसोकोरिक का स्टार्ट करें, डेल्टा एच सिस्टम का क्या एक्सप्रेशन है? NCV NCV LN by DI प्लस NR LN PF by V। F by VI। करेक्ट? कितने मोल्स दिए हैं? 1 मोल 1 मोल मोनो एटॉमिक 3/2 R। फाइनल टेम्परेचर 1000, इनिशियल टेम्परेचर 100। ठीक है, सर वो 0 हो जाएंगे। और दूसरी टर्म तो 0 हो गई। तो डेल्टा एच सिस्टम तो मिल गया 3/2 R ln10। ln10 को 2.3 लिख सकते हो। सर Correct? पीछे ऐसे ही आंसर दिए 3/2 R। ऐसे ही दे रहा है बस, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा? माइनस डेल्टा एच सिस्टम। इसका नेगेटिव, और डेल्टा एच यूनिवर्स क्या हो जाएगा? 0। 0। ये तो हो गया रिवर्सिबल वाला पार्ट। यस। अब अगर इसी प्रोसेस को इरिवर्सिबली किया है तो क्या होगा? डेल्टा एच डेल्टा सिस्टम के लिए तो यही फॉर्मूला लगना है, हाँ सर। तो डेल्टा एच सिस्टम तो यही आ जाएगा। सर सिस्टम के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हाँ, डेल्टा एच सिस्टम का तो हर सिचुएशन में यही फॉर्मूला लगता यस है। यस। डेल्टा एच सराउंडिंग पे आए माइनस, क्यों इरिवर्सिबल अपॉन T सराउंडिंग। अब इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट क्या थी अपने अगर फर्स्ट लॉ के नोट्स में? डेल्टा U दैट dt एन सीवी dt dt नहीं, डेल्टा टी, डेल्टा T। हाँ टीएफ माइनस टीआई। ठीक है, यस। और टेम्परेचर बाहर का कितना रखना पड़ेगा? 1000 ही रखना 1000 पड़ेगा। केल्विन। हाँ सर। ये आ गया डेल्टा एच सराउंडिंग 0.93/2। 3/2 R into 0.9। ओके, यस सर। और अब डेल्टा एच सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दो, डेल्टा एच यूनिवर्सल। सर फ्री एक्सपांशन का क्या मीनिंग है क्या? सर? मतलब फ्री एक्सपांशन में कैसे निकालेंगे? आ रहे हैं उस पर। सेवेंथ प्रॉब्लम, आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। करेक्ट? यस सर। पहले पार्ट में वी आर डूइंग इट रिवर्सिबली, तो क्या होगा डेल्टा एच सिस्टम? सर फॉर्मूला लग जाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, हाँ सर। दूसरी टर्म से आया NR LN VF बाय VI। वॉल्यूम 3 टाइम्स कर रहे हैं, LN3। यस। और मोल्स कितने हैं? 1 R LN3। यस। डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस R LN3। डेल्टा एच यूनिवर्स 0। इरिवर्सिबली कर रहे हैं। डेल्टा एच सिस्टम तो सेम ही रहेगा, हाँ सर। डेल्टा एच सराउंडिंग के लिए माइनस Q irreversible/2। अब इरिवर्सिबल की हीट हमें दी नहीं है डायरेक्टली प्रॉब्लम में,
बट इनडायरेक्टली एक बात बताइए कि रिवर्सिबल से 836.8 जूल्स कम है, करेक्ट। Yes. रिवर्सिबल की हीट क्या होती है? nRT ln VF by VI, करेक्ट। Yes, sir. तो क्या हो गया? -R ln 3 प्लस 836.8 और टेम्परेचर है 298। आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग Yes, sir. और डेल्टा एस यूनिवर्स, इन दोनों को ऐड करके ठीक है। Yes, sir. अब थर्ड पार्ट कह रहे हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, करेक्ट। Yes, sir. डेल्टा एस सिस्टम तो R ln 3 रहेगा, वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन क्या था? प्रोसेस विच इज बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, करेक्ट। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? और Q 0 है तो डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया 0, करेक्ट। Yes. Yes, sir. नोट कर लिया? सर वो पिछली साइड बाकी थी। Done, sir. Done, sir. एर्थ प्रॉब्लम। एर्थ प्रॉब्लम में क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस है, करेक्ट। Yes. रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए अगर स्टार्ट करें तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए यू नो प्रोसेस इक्वेशन ये, करेक्ट। Yes, sir. तो TF बाई TI को क्या लिख सकते हैं हम लोग? VI बाय VF रेस टू गामा -1, करेक्ट। Yes, sir. गामा -1 बाहर निकाल लो लॉन से, और CV को वी कैन राइट R अपॉन गामा -1, Yes, sir. आ गया डेल्टा एस सिस्टम। 0. डेल्टा एस सराउंडिंग, 0. डेल्टा एस यूनिवर्स। 0. तो देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज की एंट्रोपी चेंज नहीं होती। नहीं होती, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज
isoentropic processes. Okay, Yes. entropy remains same. बट अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या ये इक्वेशन लगा सकते हो, TF VF रेज टू गामा -1? नो सर, उसके लिए वो नहीं लगा सकते। एनपीवीडीटी वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए पहले TF निकालते हैं, तो उसकी प्रोसेस इक्वेशन थी ये, -p एक्सटर्नल। यस। CV मोनोएटॉमिक गैस, TF माइनस TI, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 2 atm का, NR/TF फाइनल प्रेशर 2, इनिशियल प्रेशर 5। NR पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5/2 TF इज इक्वल टू 19/10 TI। तो TF/TI मिल गया 19/25, ठीक है। फिर VF/VI को आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकता हूं, TF/TI इंटू VF PI/PF, करेक्ट। ओके, यस। तो क्या हो गया अब डेल्टा एस सिस्टम, मोल्स कितने हैं, हाफ मोल, CV3/2R ln TF/TI प्लस NR ln VF/VI। तो देखो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा एस सिस्टम 0 नहीं होता है, ओके। ये कंफ्यूजन मत करना कि DSS DQ/T और एडियाबैटिक है DQ 0 है, DQ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अगर इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच एक रिवर्सिबल पाथ बनाओगे तो वो एडियाबैटिक नहीं बचेगा, करेक्ट। यस सर। तो यहां से निकाल लोगे डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस Q इरिवर्सिबल बाय T है 0, क्लियर। यस। और लास्ट फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया, यस। TF इक्वल टू TI हो जाएगा, करेक्ट। यस। Yes, sir. PF/VI will be PI/PF, that is 5/2। तो डेल्टा एस सिस्टम हो गया NR ln VF/VI और डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0, क्लियर। कर लिया नोट, यस। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन एंट्रोपी कैलकुलेशन, ओके। क्लास भेज देंगे फिर क्वेश्चंस।
एन अवस्थी के। हाँ, एन अवस्थी के क्वेश्चंस में भेज दूंगा। यस। चलो, then we'll stop here today. Bye everybody. बाय सर।